की सिंथेसिस पहले बताइए कि वो किसका हीम फॉर्म होता सिंथेसिस है। पढ़ी थी, ठीक है। हीम उसमें हमने सिंथेसिस के जो फॉस्फोरस। आपका जो हीम सिंथेसिस है उसके सबस्ट्रेट क्या थे? जी, एलन अली वाज इन द क्लास यस्टरडे, जो कि कल एब्सेंट हो रहे हैं और बात का जवाब भी नहीं दे रहे थे। जी एहसन, आपने कल क्या कल का लेक्चर जाके आपने कल का लेक्चर पढ़ा अपना के एहसन? ओके जी। ये आपके मिराब खान अनम्यूट करें यहाँ से अपने आप को। Yes, ma'am. अगर आप मुझे आंसर नहीं देंगे, मैं आई हैव अ पेन नाउ टुडे एंड आई राइट डाउन योर नेम एंड वी विल मार्क यू एब्सेंट इन द क्लास, ठीक है जी। क्या थे सबस्टेट्स हमारे हीम सिंथेसिस के? सबस्टेट के नाम बताइए मैम पहले तो ALA बनता है, उसके बाद पोर्फो मुझे इनोसिन सिर्फ होता है, सबस्टेट्स के नाम बता दें। आई एम नॉट आस्किंग यू द स्टेप्स। एएलए का ग्लाइसिन बनर जो है ना, ग्लाइसिन एंड स्टेप्स है सक्सिनाइल कोएंजाइम है। ग्लाइसिन सक्सिनाइल कोएंजाइम, और एक और चीज है को ए एंजाइम सक्सिनाइल ग्लाइसिन और आयरन, ठीक है ना। आयरन एंड में यस इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक यस। है। चले फातिमा तो ज़हरा, थैंक यू मिराब, थैंक यू। फातिमा तो ज़हरा, नाउ व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन दिस सिंथेसिस ऑफ हीम? क्या है रेट लिमिटिंग स्टेप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लिमिटिंग स्टेप? फातिमा तो ज़हरा, are you there in the class? If you're not answering, I'll write down your name and I will mark you absent. Fatma to Zara. Fatma to Zara. जी फातिमा, अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा ओके, अभी हम वेट करते हैं फातिमा। ये इसका मतलब आपने लॉगिन करके आप उसको म्यूट करके कहीं चली गई हैं, आप आंसर नहीं कर रही हैं। आई विल नॉट मार्क यू प्रेजेंट। व्हाट्स योर इनका रोल नंबर मैं नोट डाउन कर रही हूँ, ठीक है। अनटिल अनलेस शी आंसर मी, आई विल नॉट मार्क हर प्रेजेंट, क्योंकि दिस इज द टाइम जब आप अपने टॉपिक तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ना कि आप यहाँ पे अपने आप को सिर्फ प्रेजेंट नाम रिफ्लेक्ट करने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें फायदा कब होगा? जब आप लेक्चर के एंड में कुछ इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपना जाएं, ठीक है। फातिमा तो ज़ारा, आप इसमें आएंगी तो यू विल बी मार्क्ड प्रेजेंट, अदरवाइज आई विल मार्क यू एब्सेंट, ओके। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आमिना अफजल। आमिना अफजल, व्हाट इज रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ हीम? क्या है बेटा रेट लिमिटिंग? नहीं भी आता गलत आप बोलें सही। यहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा आपका, आपकी सिर्फ सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि आपने कल कुछ आपसे आपको लेक्चर का कुछ कितना फायदा हुआ। मैम आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, कट रही है आपकी आवाज बहुत ज्यादा। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैम वी कैंट हियर यू। समझ नहीं आई आपने क्या कहा है।
मैम की आवाज आ रही है? नहीं। Ma'am, are you saying something? मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत जोर हो रही है। नो मैम, आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम अगर आप प्लीज बोल रही हैं कुछ तो बता दें हमें, मैसेज पे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। चैट बॉक्स में बता दें प्लीज। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नो मैम, आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। मैम आवाज बहुत कम है और डिस्टॉर्ट हो रही है, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। मैम अगर आपका नेट नहीं चल रहा तो रहने दें आज क्लास।
बस का। मैम आवाज बहुत खराब आ रही है। मैम आवाज बिल्कुल नहीं आ मैम रही। आप क्या कह मैम रही आप हैं, दोबारा आवाज नहीं लिंक आ भेज रही। दें। मैम दोबारा लिंक भेज दें, नया लिंक भेज दें आप। मैम आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैम हमें अब आवाज नहीं आ रही। मैम हमें आपकी आवाज बिल्कुल मैम भी कुछ नहीं कह आती रही हैं, है। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप कुछ कह रही हैं मैम, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैम आप जो भी बोल रही हैं हमें आवाज नहीं आ रही। अब मिस की आवाज आ रही है? नहीं। मिस मीटिंग भी लीव कर दिया।
इनको देखने की आवाज आ रही है। You hold that. Can you hear me now? अब आपको आवाज आ रही है? मैम यस मैम That's great. Yes, ma'am. 2-3 जगह चेंज किए फाइनली आई इन द फ्यूचर। हाँ पता है ये कॉलेज के अंदर थोड़ा सा नेट का ऑफिस में प्रॉब्लम है। सो कल हमने जो बात की थी हीम सिंथेसिस की, तो हीम सिंथेसिस में आपके पास सबस्ट्रेट्स हमने डिस्कस कर लिए, हमने स्टेप्स देखे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? बिकॉज अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, तो आपके क्वेश्चंस होंगे एंड में लेक्चर के वी विल एड्रेस। मैं कर मैम लूँगी रेट लिमिटिंग स्टेप को बस बता दें एक दफा। बेटा, will address your question. ओके मैम ओके आप मैम अपना थैंक क्वेश्चन नोट डाउन करके रखें, वो मुझे पता है कुछ ने मुझे मैसेज भी किए। अगर उसके अलावा कुछ चीज़ समझ नहीं आती वी विल डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन जो बेसिकली हीम सिंथेसिस के स्टेप्स हैं वो आपको पता है कि उसमें पॉरफेरिन्स बनाती हैं। याद रखिएगा जो मैसेज मैंने कल दिया था कि यूसीपी का आपने फिगर याद करना है। पहले आपने यूरो पॉरफेरिन बनानी है, फिर कॉर्पो बनानी है, फिर प्रोटोपॉरफेरिन। जो प्रोटोपॉरफेरिन 9 कौन सी सीरीज से बिलोंग करती है? बायोलॉजिकली कौन सी सीरीज इंपॉर्टेंट है आपके ह्यूमंस में? Asymmetrical. Symmetrical. Asymmetrical. And which what that series is? Asymmetrical is series 3. 3 series. ठीक है? So protoporphyrin 9 is the precursor for heme and it belongs to the asymmetrical series which is side 3 series. ठीक है? और कौन से ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर आपके पास प्रोटोपॉरफायरिन्स में? जो आपके ग्रुप्स हैं, शाबाश, एसिटाइल है और मिथाइल प्रोपेनाइल, और विनाइल। एसिटाइल, मिथाइल एंड विनाइल। और सबसे पहले एसिटाइल होता है, एसिटाइल की डीकार्बोक्सिलेशन होगी और उसके बाद वो मिथाइल चेंज होगा, और इसी तरह से आपके प्रोपेनाइल की डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो विनाइल में चेंज होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जो रेगुलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एंड में एड्रेस करूंगी। अब हमने हीम को बना लिया है और हीम को अब बॉडी के अंदर हीम जो है उसको डिग्रेड होना है या उसने टूटना है या उसको उसमें से क्या चीज, अगर जब हीम डिग्रेड होगी तो क्या चीज निकलेगी हमारे पास? मैम Which is- आयरन प्रोटोपॉरफायरिन जी क्या निकलेगा? क्या मिलेगा? आयरन हीम आयरन मिलेगी। ठीक है, और आयरन को लॉस करना हम अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमने इस आयरन को कंजर्व करना, ठीक है ना वापस। तो नॉर्मली लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी कितना होता है, कितने डेज का होता है आरबीसी का लाइफ साइकिल? 120 days. 120 डेज। ठीक है, आपकी स्लाइड्स भी शेयर हो रही हैं सामने, आपको नजर भी आता है। तो होता क्या है कि 120 दिन के बाद ये आरबीसी जो है ये ब्रेक हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं बाय द डिफरेंट सेल्स इन द बॉडी। पर्टिकुलर कौन से सेल्स इंपॉर्टेंट है हमारे और कौन से सिस्टम इंपॉर्टेंट है? दिस इज दी जी रेटिक्यूलो एंडोथेलियल। वेरी गुड। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में क्या क्या आता है? लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो और हमारे सेल्स में मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है ना, आपको पता ही है। ये तमाम सेल्स जो है ये इनको डिग्रेड करते हैं और उसके बाद जब आरबीसी एक ब्रेकडाउन हुआ जो उसके अंदर से, यानी कि हीमोग्लोबिन अगर ब्रेकडाउन होती है तो क्या चीजें दो निकलेंगी हमारे पास? ग्लोबिन चेन निकलेगी और दूसरा निकलेगी और हीम निकलेगी। ठीक है, हीम में क्या है? हमारे पास आयरन कंटेन करती है। ठीक है, और हमें ना सिर्फ हीम से आयरन मिल रही है बल्कि बाकी जो डिग्रेडेशन ऑफ हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स इन द बॉडी है। कौन कौन सी हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स बॉडी के अंदर कल हमने पढ़ी थी? कैटलेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम सी एंजाइम, ये तमाम के तमाम हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सो जो आपकी ग्लोबिन जो थी, ग्लोबिन जो क्या है? ग्लोबिन हमने पढ़ी है ना, ग्लोबिन क्या चीज है? प्रोटीन It's a protein. So it is protein is made up of what? Amino acids. ठीक है ना? तो जब ग्लोबिन होगी, ब्रेकडाउन होगी तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अमाइनो एसिड पूल में चले जाए बॉडी से, जहां से मजीद प्रोटीन्स आपकी बनती हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, ये बात समझ आ गई? आयरन स्टोर होती है लेकिन हम डेली लॉस भी तो आयरन का करते हैं ना ब्लड से। जी जी बिल्कुल। हम जो आयरन है वो थोड़ी लूज भी होती है, आई मीन होती है, क्योंकि नॉर्मली जो है ना जब आपकी हीमोग्लोबिन, जब भी आपकी ऑलमोस्ट जो एक नॉर्मल 70 kg का वेट आपके क्वेश्चन का आंसर इस स्लाइड में, उसमें से हमारी आयरन ब्रेक डाउन होती है, सॉरी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होती है, तो हमें
सबसे पहले जब हीम पार्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो अमाइनो एसिड में चलेगी। जो हीम पार्ट है उसकी जो पॉर्फिरिन रिंग है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। उसको पहले हमने सॉल्युबलाइज करना है टू बी स्ट्रेटेड। इसी तरह आयरन को भी हमने कंजर्व करना है, क्योंकि हम ज्यादा आयरन जो है बहुत कम अमाउंट में आयरन जो है इट इज लॉस्ट, मोस्टली इट इज कंजर्व फॉर द न्यू सिंथेसिस ऑफ हीम, ठीक है। तभी ही वो हीम जो है वो मैच करेगी ग्लोबिन सिंथेसिस को इन द एरिथ्रॉइड सेल्स, and also for the requirement of heme, which is also required not only for the synthesis of the hemoglobin but also for the heme containing protein, ठीक है। तो जब आपकी हीम अब what happens to heme जब हीम ब्रेक डाउन होती है, what are the different steps involved in the breakdown of heme, ठीक है। क्या होगा सर, पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन बनेगी हीम जब भी बिलिरुबिन जो आपकी लिवर के अंदर है विच इज अ येलो पिगमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ हीम, ठीक है। होती किस तरह है कि आपको बताया था कि सेल्स हैं, ये मैंने एक सेल की डायग्राम बनाई हुई है मैक्रोफेज की, दिस इज द आरबीसी which is breaking down and releasing heme. It is taken up by the macrophages, and in the macrophage this is a heme oxygenase system. ये heme oxygenase system एक एंजाइम की फॉर्म है जो कि ब्रेक डाउन करती है हीम को, and what is the step in the breakdown, that it will attack the methylene bridges, and these methylene bridges will open up the cyclic pyrrole rings into a linear pattern, and that conversion of the cyclic pyrrole ring of the heme जो हमने कल डायग्राम में देखी थी 4 pyrrole rings, जब वो लीनियर पैटर्न में जाती है और उसको विद रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आयरन, आयरन इसके अंदर से निकल गया, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड द biliverdin, ठीक है। So first step in heme degradation is catalyzed by the microsomal heme oxygenase system of the reticuloendothelial cells. What happens, this will release carbon monoxide and iron, and also there will be oxidation of NADPH into NADP, and this will cause this conversion of this tetrapyrrole into a linear pattern which is called the biliverdin, green pigment which is biliverdin, ठीक है। This is the only reaction in the body जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मेजर कभी कभार हम जो लिवर के अंदर जो हीम ऑक्सीजनेट सिस्टम है उसकी नॉर्मल फंक्शन अगर हमने मेजर करना हो तो हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर करते हैं ब्रेथ के अंदर, ठीक है। सो जो आपने इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि द फर्स्ट स्टेप फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ हीम जो कि प्रोडक्ट बनानी है उसमें बिलिरुबिन क्या है कि मैक्रोफेजेस में इट इज एक्टेड अपॉन बाय द हीम ऑक्सीजनेस सिस्टम which will convert the tetrapyrrole into a linear green pigment which is called biliverdin, and this reaction is catalyzed by heme oxygenase system and with the release of iron and the carbon monoxide. ये बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? मैम Clear? मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगा? मैम एक आयरन दफा ट्रांसफर हो मैम जाएगी, मैम एक कार्बन दफा शुरू मोनोऑक्साइड ये कहाँ स्टेप जाएगी? रिपीट कर दें। Beta, the first step in breakdown of the heme and the formation of bilirubin is that heme is taken up by the macrophages. In the macrophages, it is acted upon by the heme oxygenase microsomal enzyme system that break down the heme which is a tetrapyrrole, which is attacked by the heme oxygenate system, and this heme oxygenate system will convert this tetrapyrrole by breaking the methylene bridges, जो कि आपको मैंने कल दिखाया अल्फा मिथलिन ब्रिजेस है जो एक टेट्रापायरल को दूसरे से अटैच होता है, जिसमें हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबका नाम दिया था, बट एक्चुअली द मिथलिन ब्रिजेस, and it will break down these methylene bridges and open up the ring into a linear का मतलब एक लाइन में। अगर आप इनको इमेजिन करें तो वो 4 टेट्रापायरल लगे हुए थे जिस तरह से इस डायग्राम में 4 टेट्रापायरल रिंग्स, and these are attacked by the heme oxygenate system, and this heme oxygenate system will form a linear green pigment which is shown here in the green color. This is biliverdin, and during the process there iron is released as well as monoxide is released, ठीक है। यहाँ से आपके जो के ग्रुप्स लगे होंगे उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी और आयरन, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीनियर में कहीं पे भी आयरन नहीं है, इसके अंदर आयरन थी। So this iron will be conserved by the for the further synthesis of heme in the body,
and this monoxide is the only reaction in the body carbon monoxide ban rahi hai, and we can measure this carbon monoxide by in the breath, and that measure of monoxide in the breath is an indication कि हीम ऑक्सीनेट सिस्टम सही काम कर रहा है। ठीक है जी बेटा, बताइए इसमें ऑक्सीजन भी हो रहा है इस स्टेप में? जी। इस स्टेप में ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, राइट? This is oxygen required for what? For this reaction to take place. Yeah, this is the reaction because ये जो आपका NADPH है in the presence of oxygen, ये oxidation इसकी होगी and it will be converted into NADP। ठीक है, सही है? Yes ma'am, okay, thank you. Okay. मैम Now the oxidation step की वाली बात होगी, and Ma'am? now what happens to this G biliverdin? जी बताइए। मैम ये जो लीनियर बिलीवर्डिन है इसी को प्रोटोपोरफायरिन 9 कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोपोरफायरिन। Why? Protoporphyrin 9 is the synthetic step, synthesis of heme। अब जो हीम बनी है वो ब्रेक डाउन हो रही है। You are confusing two things together। मैम अब फिजियोलॉजी में सर ने कहा था कि बिलीवर्डिन को कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन। तो बिलीवर्डिन किससे बन रही है? हीम से बन रही है ना, कि इन हीम में से तो आयरन निकल गई है ना, और जब आयरन निकल जाएगी तो प्रोटोपोरफायरिन 9 आ जाएगी। लेकिन आपने इस स्टेप पे इसको प्रोटोपोरफायरिन 9 नहीं याद रखना है, आपने इसको बिलीवर्डिन याद रखना है। प्रोटोपोरफायरिन 9 और हीम का फर्क क्या था कि उसमें सिर्फ आयरन प्रेजेंट होती है, तो वो क्या बन जाती है? हीम बन जाती है। रिमेम्बर लास्ट टाइम में आपको मैंने दिखाया था, जो प्रोटोपोरफायरिन 9 में Yes लास्ट ma'am. स्टेप में प्रोटोपोरफायरिन 9 जो प्रोटोपोरफिरिनोजिन 9 से प्रोटोपोरफायरिन 9 बनती है, और प्रोटोपोरफायरिन ऑक्सीडेज एंजाइम से उसमें आपकी जब प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर आपकी आयरन एंटर होती है विद द हेल्प ऑफ फेरोचेलिटा एंजाइम, तो दैट प्रोटोपोरफायरिन 9 इज कॉल्ड हीम। लेकिन इस स्टेज पे बेटा आप इसको बिलीवर्डिन ही याद रखें, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट एंड इट इज ऑल्सो कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट, हीम ऑक्सीनेट सिस्टम के क्या बनता है, वहां पे आप प्रोटोपोरफायरिन 9 नहीं लिखेंगे, वहां पे आप इसको बिलीवर्डिन ही लिखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर यू नाउ? यस मैम। ओके, है ये प्रोटोपोरफायरिन 9, मगर आपने इसको ग्रीन पिगमेंट बिलीवर्डिन के नाम से याद रखना जब आपने हीम डिग्रेडेशन पढ़नी है। ठीक है, बिकॉज दिस बिलीवर्डिन इज अ लीनियर पायरोल और it is lacking iron also, so and it is green in color। ठीक है, because this biliverdin will lead to the formation of bilirubin। अगर आपको मैंने पहली स्टेप ये देखे ना, अगर स्लाइड दिखाई है, फॉर्मेशन ऑफ bilirubin है by the heme oxygenase system, that is breakdown of heme forming bilirubin with the help of heme oxygenase system। ठीक है, now what बिलीरुबिन happens? की फॉर्मेशन अभी हमने पढ़नी है, जी, ये वाला भी पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ा। ये वाला क्या पढ़ रहा? ये वाला स्टेप अभी नहीं पढ़ा ना, बिलीरुबिन वाला। अभी बिलीरुबिन का पढ़ना है, मुझे पता है बेटा, मैं आगे देख रही हूँ कितनी स्लाइड्स हैं। अच्छा, Okay, अब ma'am. नेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है कि जो आपकी स्लाइड, ये जो आपकी रिंग्स बिटवीन 2 and 3 जो है ना, आपकी 2 and 3 रिंग्स जो है ना आपकी, ये देखिए, अगर आप 1, 2 और 3 एंड सेकंड रिंग के दरमियान जो डबल बॉन्ड जो है ना बिलीवर्डिन का, ये रिड्यूस होगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो दिस ग्रीन पिगमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ yellow pigment which is bilirubin। ठीक है, now which is the enzyme catalyzing this reduction of the between the ring 2 and the 3, it is the biliverdin reductase। ठीक है, this will reduce this double bond and it will be converted into a single bond, and this biliverdin will be forming bilirubin which is a yellow pigment। ठीक है, बिलिरुबिन और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इनको कलेक्टिवली आप बाइल पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई यहाँ तक आपको? फॉर्मेशन बिलिरुबिन का, ये पहला आपका हीम ऑक्सीनेट सिस्टम है, वो टेट्रापायरोल रिंग्स पे एक्ट करेगा और उनको लीनियर ग्रीन पिगमेंट में बना देगा विच इज बिलीवर्डिन। उस बाद हीम ऑक्सीजनेस जब बिलीवर्डिन बना देता है, बिलीवर्डिन इज एक्ट बाय द बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम and that will on the second between the second and the third pyrrole rings, and it will reduce the double bond between the second and third,
and this biliverdin will be converted to bilirubin. तो कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर? कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हो गए फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ हीम टू बिलिरुबिन? कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हो गए? लेकिन मैम NADP वाला भी तो है, तो 3 हो गए। 3 हीम ऑक्सीजन सिस्टम हुआ जिसके अंदर आपकी हीम ऑक्सीजन ने आपके हीम को बिलिवर्डिन में किया, एंड biliverdin reductase will convert biliverdin into bilirubin. ठीक है, along with मैम that there will be NADP वाला भी oxidation तो of NADPH to NAD in the presence of oxygen, and there will be release of monoxide iron in the first step. ठीक है, and there will be reduction of the pyrrole ring between the second and the third pyrrole ring. The double bond will be reduced and there will be a single bond, and that will form bilirubin. ठीक है, do not mix it with other thing. ठीक है, अब वो जो बिलिरुबिन हमारी बनी है, ये जो है इट इज एक्सटेंसिवली कंजुगेटेड। जो बिलिरुबिन है ये आपकी येलो कलर की होती है, एंड इट इज नॉट अ ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द कलर पिगमेंट। अब जो बिलिरुबिन बनी है इसका क्या हुआ, हीम ऑक्सीजनेट सिस्टम ने इसको मैक्रोफेजेस में बनाया है। ये बिलिरुबिन जो है ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है। ठीक है, को बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी नीड टू हैव अ प्रोटीन व्हिच इज एल्ब्यूमिन. So what happens, this bilirubin gets bind to albumin and it is transported to the liver by binding to albumin, and this binding is non covalent. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बिलिरुबिन को एल्ब्यूमिन लिवर तक लेके जाएगी, उसके बाद वापस चली जाएगी ब्लड स्ट्रीम में और वहां से मजीद बिलिरुबिन लेकर आएगी और उसको लिवर तक लेकर आएगी. सो दिस इज बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स from this macrophages comes into the blood, and from this blood it is taken up to the liver where it will cause this bilirubin to enter, and after the bilirubin is entered in the liver, albumin will is release हो जाएगी, it will go back and get more bilirubin. ठीक है, so transport of bilirubin from in the blood to the liver is accompanied, is done with the help of a protein which is albumin. ठीक है, ये भी आपका एक MCQ है कि बिलिरुबिन का ट्रांसपोर्टर क्या है, एल्ब्यूमिन है. ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम. क्या है ये, मैंने क्या बताया इसमें, बताइए. मैम बिलिरुबिन को एल्ब्यूमिन बिलिरुबिन को एल्ब्यूमिन वो ब्लड से लेकर ट्रांसपोर्ट करता है लिवर तक. हाँ, और लिवर तक लाने का मकसद है कि बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती. इसको सॉल्युबल करने के लिए हम इसकी कॉन्जुगेशन करेंगे विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड. ठीक है, एंड दैट जब बिलिरुबिन इससे कॉन्जुगेट करेगी, पहले बिलिरुबिन मोनोग्लूक्रोनाइड बनती है और फिर बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ को कॉन्जुगेट करते हैं. जब एक के साथ करती है तो बिलिरुबिन मोनोग्लूक्रोनाइड होती है, जब दोनों के साथ अटैच हो जाती है तो बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड होता है. ये बिलिरुबिन डाइग्लूक्रोनाइड जो है it is secreted in the bile. So bile is secretion basically of which gland, which organ in the body? It is a secretion liver. ठीक है, लिवर से है, लिवर से आई है. तो हुआ क्या है कि पहले हमारा हीम ऑक्सीजनेट सिस्टम था. जल्दी से रिपीट करें इसके या बाद में कर लेंगे एंड में. लिवर में आके कॉन्जुगेट हो गई है. ठीक है, लिवर में आके कॉन्जुगेट हो गई है विद ग्लूक्रोनिक एसिड, 2 molecules of UDP glutamic acid. What will happen, यहाँ पर आके ये वाटर सॉल्युबल हो जाती है. ये अब इससे ज्यादा जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर में ज्यादा हो गई है, और इट इज एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल. ठीक है, और इसके लिए लिवर के अंदर कॉन्जुगेशन करने के लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम UDP ग्लूकोनाइजाइल ट्रांसफरेज एंड UDP G2 बोलते हैं. इसको हम ग्लूकोनाइजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बगैर ये कॉन्जुगेशन नहीं होगी. अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी. अगर वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी एक्रीट आउट नहीं होगी. ठीक है, so this conjugation is very important in the liver so that this bilirubin gets less toxic and it is more water soluble and can be excreted out. यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, ये बात समझ आ गई है. Which is the enzyme which is causing the conjugation in the liver? UDP ग्लूकोनाइजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसको हम UGTP बोलते हैं. ठीक है,
बट इस पेपर में हमें पूरा नाम लिखना होगा इसी तरह से। जी पूरा नाम याद रखेंगे तो आपको आधा नाम याद आएगा ना, एग्जाम में कुछ और ही लिख के आ जाओगे, इसलिए पूरा नाम ही याद रखो, ग्लूकोनाइजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, यूडीपी, ग्लूकोनाइजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो आपका जो बिलिरुबिन जब ग्लूकोनाइक एसिड के साथ कंजुगेट हो गया तो उस बिलिरुबिन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड या सीबी बिलिरुबिन। जो उससे पहले वाली बिलिरुबिन थी वो कौन सी बिलिरुबिन थी, अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड। सो लिवर में आने से पहले यहाँ तक जो हमारे पास बिलिरुबिन थी जो ऊपर थी यहाँ पर, वो कौन सी बिलिरुबिन थी, अनकॉन्जुगेटेड थी, और यहाँ कौन सी है, कॉन्जुगेटेड। यहाँ तक बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड थी और यहाँ पर के बिलिरुबिन कॉन्जुगेट हुई है। सो दिस बिलिरुबिन विल बी कॉन्जुगेटेड, जिसको हम सीबी भी बोलते हैं, बुक्स में लिखा होता है, और अनकॉन्जुगेटेड को यूसीबी भी बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये बात यहाँ तक सबको समझ आ गई, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है, it is then transported against the concentration gradient into the bile canali and into the bile। ये फिर बाद में bile caliculi against the concentration gradient क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, मैम ये लीवर में फाइल में ज्यादा अगर आप वापस उसी में इसकी रिगर्जिटेशन होती है बिकॉज ये बाइल कैलिकुलाई के अंदर आगे चली जाती है एंड इट इज देन फ्लोज इनटू द बाइल एंड द बाइल कैलिकुलाई दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड इट इज लेस टॉक्सिक, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद क्या होता है, it is transported to the intestine। वेरी गुड, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वाइनल बैक्टीरिया इस पे एक्ट करते हैं और उसको एक्ट करते क्या करते हैं, तो उनमें यूरोबैलिनोजिन निकालते हैं, विच इज अ कलरलेस प्रोडक्ट, ठीक है। So what we will take off this glucuronic acid from this bilirubin, and that bilirubin under the influence of intestinal bacteria, it is converted to a colorless compound which is called as urobilinogen। यहाँ तक बात आ गई आपको सबको? आई थिंक आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होता है, पढ़ा है ना पहले कि नहीं पढ़ा? यस मैम। लेकिन तो टाइम जाया नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए। चले मैम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था। चलिए तो अब बायोकेमिकल मैम ये पॉइंट ऑफ व्यू से एंजाइम्स नहीं पढ़े हमने। जी मिस मैंने कहा हमने ये एंजाइम्स enzymes वहाँ पे वगैरह नहीं नहीं पढ़े। जी चलें, अब आप देखें कि सेनेसिटन रेड ब्लड सेल्स ने ये जो 120 डेज अपने पूरे कर चुके हैं, ठीक है, वो ये सेनेसिटन सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। तो क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ हीम और टू बिलिरुबिन मैक्रोफेजेस में हुई है इनकी, हमने पढ़ा पूरा मैक्रोफेजेस का, जहाँ पे हीम को हीम ऑक्सीजनेट सिस्टम पहले बिलिवर्डिन में कन्वर्ट करता है, फिर बिलिवर्डिन के ऊपर बिलिवर्डिन रिडक्टेज एक्ट करता है और वो बिलिरुबिन बनती है, ठीक है। यही पढ़ा ना हमने हीम ऑक्सीजनेट सिस्टम के अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर। तो ये बिलिरुबिन है, ये मैक्रोफेज ये बना हुआ है, देखिए ये लिपन कॉर्ड की बड़ी खूबसूरत डायग्राम है, ये वहाँ पे भी है, कभी आपने खोला नहीं होगा। जिस तरह मैडम सादिया ने कहा था कि ऑलवेज रिमेंबर कि आपके चैप्टर के एंड में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसको आप रटा लगा लिया करें, क्योंकि वो फ्लो चार्ट पूरे चैप्टर की समरी होती है, ठीक है, उसको जरूर पढ़ा करें। सो मैक्रोफेजेस में से ये बिलिरुबिन निकली है, बिलिरुबिन निकल के ये बी जो आ रही है बिलिरुबिन है, ठीक है, ये लिवर में आ गई है, लिवर में क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गई है, इसको बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोला है। फिर ये इंटेस्टाइन में आई है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और फिर से ये अनकॉन्जुगेट हो गई है, यानी कि ग्लूक्रोनिक निकल गया, बिलिरुबिन आई है, बिलिरुबिन जो है यूरोबैलिनोजिन में आई है, और यूरोबैलिनोजिन जो है बाद में यूरोबैलिन बन के फीसिस में आपकी आ जाता है, ठीक है। अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखें, ब्रेकडाउन ऑफ हीम बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, देन बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम बाइल लिवर इनटू द इंटेस्टाइन्स, ठीक है, बाइल बनी ना बिलिरुबिन जो इसकी थी आपकी, वो बाइल कहलाती है बिलिरुबिन की, और जो फ्लो ऑफ बिलिरुबिन जो आपकी कॉन्जुगेटेड इनटू द बाइल रेलिकुलाई एंड द बिलियरी ट्री, जो आपका बाइल कहलाएगा सिक्रेशन ऑफ लिवर है, ये जो है बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ग्लूक्रोनिक एसिड इज रिमूव बाय द बैक्टीरिया
and the resulting bilirubin is converted into urobilinogen. ये देखें आप urobilinogen में convert हो गई है. Some of the urobilinogen is reabsorbed from the gut and enter portal blood. कुछ दोबारा से reabsorb होके portal blood चली गई है. और उसके बाद portion of this urobilinogen participate in the enterohepatic circulation into the urobilinogen cycle में जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी जो रिमाइंडर है किडनी में ट्रांसपोर्ट होती है and it converted into a yellow color urobilin which gives a normal pale color. ठीक है. होता क्या है कि ये जो यूरोबालिनोजिन है कुछ यूरोबालिन में चली गई जो फीसिस में आ गई है, और कुछ यूरोबालिनोजिन. अब आप यहाँ से इम्पोर्टेंट है याद करना, क्योंकि जब जॉन्डिस आएंगे ना तो आपको ये चीज का रिलेशन पता होना चाहिए कि ये जो आपकी बिलिरुबिन बनी थी ये बिलिरुबिन यूरोबालिनोजिन में कन्वर्ट हुई, जो कि कलर कंपाउंड था, उसने कोई कलर नहीं देना यूरिन को. उसके बाद ये यूरोबालिनोजिन आपकी यूरोबालिन जो यूरोबालिन में कन्वर्ट होकर फीसिस में आ जाती है. कुछ यूरोबालिनोजिन जो है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाएगी और उसमें से कुछ जो है वो आपकी किडनी में जाती है और किडनी से आपकी ये यूरोबालिन बनती है जो आपके यूरिन को एक नॉर्मल पेल कलर देती है. Normally UB which is a urobilin containing urine which gives a normal pale color. उसके अलावा कुछ जो आपकी यूरोबालिनोजिन जो आपकी थी इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इनटू अ brown light brown pigment which is stercobilin which gives pale brown color to your stools. ठीक है. तो ये जो आपका यूरोबालिनोजिन का साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये यूरोबालिनोजिन ही आपके फीसिस को स्टरकोबिलिन दे रही है और यही यूरोबालिनोजिन आपकी वापस किडनी में जाके वहां से आपको पेल कलर ऑफ द यूरिन दे रही है. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको देर में पता चल जाएगी जब हम जॉन्डिस पढ़ेंगे. आपने जॉन्डिस पढ़ा है फिजियोलॉजी में? क्या होता है जॉन्डिस? बिलिरुबिनीमिया. येलो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. शाबाश. येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंजंक्टिवा ऑफ द आईज. ठीक है. आपकी होती है. साथ में क्या होगा? कितनी बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल? 0.1 to 1.2. 0. It should 1 be to less than 1.5. it should be less than okay less than 1 milligrams per dl. अगर आपकी होती है तो आप क्लिनिकली कोई नहीं. कुछ कभी कभार आपकी बहुत कम बिलिरुबिन बढ़ती है और जब बिटवीन 1 to 3 मिलीग्राम पर डीएल होती है इसको हम लेटेंट जॉन्डिस कहते हैं. ठीक है. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ, लेकिन मोस्टली जब जो आपकी येलो डिस्कलरेशन आती है मोर देन 3 मिलीग्राम डीएल जब आपकी आती है बिलिरुबिन, मगर जो क्लिनिकली आपका जॉन्डिस अपीयर होता है 3 मिलीग्राम्स ऑफ 3 milligrams per dl of the bilirubin levels. So this is a normal picture of a jaundice patient and you can see the yellow discoloration of the skin and the sclera. ठीक है. and also the mucous membrane जो आपने नहीं बताई है. कितनी टाइप्स होंगी जॉन्डिस की? जॉन्डिस की कितनी टाइप्स होंगी? प्री हेपेटिक. व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्री हेपेटिक? का क्या मतलब है कि कोई भी वजह मतलब लिवर से पहले, लिवर में आने से क्या पहले वजह होगी लिवर में आने से पहले मेरे ख्याल में क्या वजह हो सकती है? मैम ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ जब हमारे पास बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी कुड बी लीवर में आइदर कुड बी सम इन्फेक्शन, कोई हेमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया जो हमने कल पढ़े थे, हेमोलिसिस है, हेमोलिटिक एनीमिया हो गया, उसमें जब आपकी आरबीसी की ब्रेकडाउन ज्यादा हो गई है या कभी कभार कोई ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल हो जाती है उसमें भी आपके आरबीसी जो ब्रेकडाउन करेंगे. ठीक है. हेपेटिक कॉज कौन सा? इसमें कौन कौन सी बिलिरुबिन बढ़ेगी? अनकॉन्जुगेटेड कौन कौन सी बिलिरुबिन बढ़ेगी? अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगी. और कॉन्जुगेटेड होगी नहीं होगी? नो. क्यों? ये तो लिवर में नहीं रीच. मैंने आपको बताया था कि लिवर जो है ना आपकी अबाउट 3000 मिलीग्राम पर डीएल जो है ना उसको कॉन्जुगेट कर सकता है. ठीक है. अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ स्लाइड में, आपको समझ आएगी. लेकिन ये याद रखें अनकॉन्जुगेशन हो रही है लेकिन अनकॉन्जुगेटेड जो आपकी बिलिरुबिन बढ़ेगी प्री हेपेटिक में क्योंकि बहुत ज्यादा हेमोलिसिस हो रही है. लेकिन आपकी बिलिरुबिन जो भी बिलिरुबिन लिवर की कैपेसिटी है वो बिलिरुबिन तो जा रही है ना लिवर तक, वो तो कॉन्जुगेट होगी. ये तो नहीं होगा कि कॉन्जुगेशन होगी नहीं, लेकिन आपकी अनकॉन्जुगेशन एक्सीड कर जाएगी कॉन्जुगेशन को, इसलिए आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा. ठीक है.
इसमें आपकी कॉन्जुगेटेड ही होगी। अब हेपेटिक कॉज है, हेपेटिक कॉज है, कोई भी कॉज है लिवर में क्या होना है बिलिरुबिन के साथ, उसे कॉन्जुगेट होना है। अगर लिवर का कोई कॉज है तो कॉन्जुगेशन होगी इसकी कि नहीं होगी? नो, टोटली नहीं होगी। बिकॉज वाई? बिकॉज लिवर में है ना वो कन्वर्ट होती है कॉन्जुगेटेड ये में, तो फिर देखो अगर भी उसमें डिजीज होगा तो फिर वो उसमें कन्वर्टिंग है वो कॉन्जुगेटेड में, इससे वो मोस्टली अनकॉन्जुगेटेड इसमें रहेगी। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगी। और पोस्ट हेपेटिक में क्या होगा? पोस्ट हेपेटिक का क्या मतलब है कि लिवर तो सही है, जब वो इंटेस्टाइन में यस आना है लिवर उसने के बाइल बाद सेक्रेट होके वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा? उससे पहले क्या होगा? उसमें लिवर में कॉन्जुगेशन होगी है, तो कॉन्जुगेशन बिलिरुबिन हो हमारे गई पास है। कौन सी होगी? कॉन्जुगेटेड होगी। ठीक है, सो विल फर्स्ट सी द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज फॉर द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। हिमोलिटिक जो है इसको इस तरह से याद कर लेना, कभी कभार इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और उस क्वेश्चन में यही आता है कि हिमोलिटिक की कॉजेज क्या है? हिमोलिसिस है। हिमोलिसिस में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है ये आरबीसी सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखता है, यानी सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को कायम रखता है। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो दैट सेल मोस्ट मोर प्रोन टू लाइज। इस तरह ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है जिसे हीमोग्लोबिनोपैथीज है, हमारे पास सिकल सेल डिजीज हो गई है, और क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों हीमोग्लोबिनोपैथीज हो गए। उसमें ये हो गए हमारे हेमोलिसिस, जिसमें भी आपकी ज़्यादा ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज होगी। हेपेटिक में कोई भी इन्फेक्शन है जो एक्सक्यूज रिलेटेड मी टू द मैम, लिवर आप सेल, हेपेटाइटिस हो गया। जी बेटा, आप ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनेज की सिग्निफिकेंस एक दफा रिपीट कर देंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है जो कि आरबीसी सेल की ब्रेन को इंटैक्ट रखता है, इंटेग्रिटी ऑफ द आरबीसी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डिटेल में जाके सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, मगर अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो वो आरबीसी ज्यादा प्रोन होगा टू लाइज करने का या ब्रेक डाउन होने का। ठीक है, तो दिस ग्लूकोज जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी वो आरबीसी ज्यादा जल्दी हेमोलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई ऑटोइम्यून डिजीज है उसमें भी ज्यादा चांसेस हैं हेमोलिसिस के। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आइदर कुड बी द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों सूत्रों में आपकी हीमोग्लोबिन जब एबनॉर्मल होगी वो आरबीसी जल्दी हिमोलाइज होगी। ठीक है, हेमोलिसिस होगा। अगर कोई हेपेटिक कॉज है, जिस हेपेटिक कॉज है उसमें इन्फेक्शन, कोई भी ड्रग जो कि जिस तरह के ज़्यादातर अल्कोहल यूज़ है, आपकी सम टाइम पैरासिटामोल भी इफेक्ट करती है। इट कैन आल्सो कॉज एक्सेसिव यूज़, नॉट लाइक एक दो गोलियां खाने से एक्सेसिव यूज़। और उसके अलावा कुछ जेनेटिक एरर्स हैं, एरर्स ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी। कौन सा एंजाइम जो हमारा करता है कॉन्जुगेशन, कौन सा एंजाइम है जिसका भी नाम मुश्किल से हमने लिया था? ग्लूकोनाइजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, उसकी डेफिशिएंसी होगी। ये 3 जेनेटिक एरर्स में लिखे हैं, ये हम एंड में आपको मैंने इनकी डिटेल भी बताई हुई है। गिलबर्ट सिंड्रोम, राइगर निजार सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटा सिंड्रोम, ये तमाम जेनेटिक एरर ऑफ आपके कॉन्जुगेशन का एंजाइम है, उसके जेनेटिक एरर्स हैं। अगर ये एंजाइम जेनेटिकली एब्सेंट होगा तो हम इन 3 कंडीशन में फॉल कर सकते हैं, और उनके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन विद ग्लूक्रोनिक एसिड नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह कुछ और जेनेटिक एरर्स भी हैं, ऑटोमीन है, न्यूनेटल है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ जो प्रेगनेंसी आपके बच्चे जब पैदा होते हैं उसमें इसकी क्या वजह है, ये भी डिटेल में आगे मैंने बताया हुआ है। इसी तरह से फर्दर जेनेटिक और स्पेसिफिक प्रोटीन्स है, इसके अंदर आप इनकी वजह याद कर लीजिए। क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, और उसके बाद विल्सन डिजीज जिसमें आपका कॉपर ज़्यादा होता है, उसके अंदर भी ये लिवर को डैमेज करती है और आपकी कंजुगेशन नहीं होती। इसी तरह अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन विच इज़ अ प्रोटीन जो कि आपके लंग मैक्रोफेजेस इलास्टेज को इनहिबिट करती है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसमें भी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन में भी आपका लिवर अफेक्टेड हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये प्रोटीन है, तो उसमें भी आप कॉन्जुगेशन के एरर्स हो सकते हैं। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो कि लास्ट पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है, उसमें इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाइल डक्ट जो है ना वो बाइल कैनालिकुलाई से बन के बाइल डक्ट बनेगी। ठीक है, एक डिसिस्टिक डक्ट आती है ना गॉल ब्लैडर से, और एक आपकी बाइल जो बिलियरी ट्री है अंदर, यानी कि बाइल के अंदर जो बारीक बारीक बाइल कैनालिकुला है वो बनाते हैं, वहां से हेपेटिक डक्ट लेके आते हैं, और गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इंट्राहेपेटिक जो स्मॉल आपकी बाइल डक्ट कैनालिकुला है, अगर उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो भी आप ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। यानी कि आपका इसका मतलब क्या है कि आपकी बिल
फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है और वो लिवर के अंदर ही रह जाएगी, आगे जाएगी। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात की। इस तरह एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल, जब आपकी बाइल कैनालिकुलाई से जो हेपेटिक डक्ट आपकी एक बनी थी और जो गॉलब्लैडर से एक सिस्टिक डक्ट आई थी, उन्होंने एक बाइल डक्ट बनाई थी। अगर वो बाइल डक्ट किसी भी चीज से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि उस बाइल डक्ट में स्टोन आ गया है, कोई पेनक्रियास जो कि हेड ऑफ द पेनक्रियास साथ ही पड़ा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के, अगर उसका कोई ट्यूमर है, या कोलेंजियो कार्सिनोमा आपका जो विदन दी आपकी बिली ट्रीट कोई आपका कार्सिनोमा आपका लिवर का है, या कोई इन्फ्लेमेशन ऑफ द आप लिवर सेल्स है, लिवर कैनालिकुलाई है, बिलियरी ट्री है, कोलेंजाइटिस को बोलेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, यानी कि बिलियरी ट्रैक्ट का आपका सिरोसिस है, यानी कि काइंड ऑफ अ ट्यूमर है। तो वो तमाम चीजें जो कि अंदर से और बाहर से बाइल डक्ट को प्रेशर करेंगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी, वो कॉज बनेंगी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का। ठीक है, ये बात समझ आ गई? आगे चलूं? कुछ सवाल पूछना आपने स्टेज पे? मैम कोलेंजाइटिस दोबारा बता दें। कोलेंजाइटिस बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ द बिलियरी ट्री, इंट्राहेपेटिक जो आपकी बिलियरी डक्ट्स है ना, बाइल कैनालिकुलाई छोटे छोटे, उनकी इन्फ्लेमेशन होगी। आइटिस जो होता है ना, हमेशा इन्फ्लेमेशन होता है, तो इट इज कोलेंजाइटिस इज रिलेटेड टू द बिलियरी कैनालिकुलाई। ठीक है, जो आपका जो लिवर है यस उसमें मैम। छोटे छोटे बाइल कैनालिकुलाई है, और ये छोटे छोटे बाइल कैनालिकुलाई लिवर में एक डक्ट बनाएंगे जो बाहर आएगी, दैट इज हेपेटिक डक्ट। ठीक है, और हेपेटिक डक्ट और उधर से जो आपके गॉल ब्लैडर की डक्ट है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, दोनों मिलके बाइल डक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बिलियरी जो आपकी छोटी छोटी डक्ट्स है विद इन द लिवर, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन है या कोई कार्सिनोमा है, ऑब्वियसली वो आउटफ्लो बाइल को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, बाइल बाहर नहीं आ सकेगी। बाइल इज अ सिक्रीशन of the liver which is coming into the bile duct, और यही बाइल डक्ट की जो बाइल आपकी जाएगी जो कि बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कंटेन करती है, इंटेस्टाइन में लेकर आती है। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये इंटेस्टाइन तक नहीं आ सकेगी। तो ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब क्या है कि लिवर के बाद कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, टू द आउटफ्लो ऑफ द बाइल। ठीक, नाउ दिस इज द प्री हेपेटिक हेमोलिटिक जॉन्डिस, जिसमें कॉजेज किए थे कि हेमोलिसिस की है। अब आप देखें ना कि कॉजेज हेमोलिसिस बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रही है, और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन से, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिवर के अंदर आ रही है ना एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होके, तो वो कॉन्जुगेट हो रही है। जब वो कॉन्जुगेट हो रही है तो वो फिर इंटेस्टाइन में जा रही है। इंटेस्टाइन में जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि उससे ग्लूकुरोनिक एसिड हट गया और वो सिर्फ बिलिरुबिन रह गई है। ये बिलिरुबिन आपकी यूरोबाइलिनोजन में जा रही है, और ये यूरोबाइलिनोजन के ऊपर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कर रहे हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो स्टरकोबिलिन, जो कि आपको लाइट पिगमेंट ऑफ द स्टूल देती है। ये बात समझ आ गई? तो इन द केस ऑफ hemolytic jaundice we will be having not only the unconjugated bilirubin, but we will be having conjugated bilirubin, there will be urobilinogen also, और ये urobilinogen भी आपके जो आपकी क्या कहते हैं पोर्टोहेपेटिक सर्कुलेशन है, उसके थ्रू ये दोबारा आपकी यूरोबाइलिन भी बनाएगी, पेल कलर भी देगी स्टूल्स को, और यही यूरोबिलिनोजन जो है आपकी स्टूल में जाएगी, which is urobilinogen in that intestine will be acted upon again the bacteria, and this will oxidize this urobilinogen into a pale round pigment which is stercobilin, which gives light brown color to the stools. Okay? So this is the presence of all both kind of conjugated and unconjugated. These are the causes of hemolysis. मैं पहले बता चुकी हूँ। कुछ हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस काइंड ऑफ अनीमिया, जिसमें आप जो बाइकॉनकेव डिस्क नहीं होती है आरबीसी की, बल्कि स्फीरोसाइट की तरह की शेप होती है। इसी तरह से ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, जब हम सब चीज़ें कर चुके हैं। इम्यून इन्फेक्शन लाइक मलेरिया जो आपका है मोस्टली जॉन्डिस करता है, बिकॉज आपकी इंक्रीज हेमोलिसिस ऑफ आरबीसी होती है, हेरिडिटी जॉन्डिस करता है। ठीक है, देयर विल बी अगेन मैं आपको बता सकती हूँ कि जो आपकी बिलिरुबिन की ब्रेकडाउन। जी, स्फीरोसाइटोसिस स्फीरोसाइटिस इज अ काइंड ऑफ एनीमिया इन विच जो आपके नॉर्मल आरबीसी की शेप क्या होती है? नॉर्मल आरबीसी ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है? नॉर्मल ब्लड सेल्स की बाइकॉनकेव डिस्क शेप। जी बाइकॉनकेव हो जाती है, और इसमें क्या होगी शेप? स्फेरिकल जी स्फेरिकल क्या हो मैम जाएगी? स्फेरिक सफेरिक
स्फेरिक क्या मतलब? स्फीरोसाइट्स। तो क्या होगी शेप इनकी स्फीरोसाइट्स की? शेप क्या होगी बेटा? स्फीरोसाइट क्या होता है? स्फीयर क्या होता है? मैम राउंड शेप होगी, सर्कुलर होगी। दे आर मोर स्फीयर शेप्ड होते हैं, ठीक है, और ये मोर फ्रेजाइल होते हैं और देन द नॉर्मल सेल्स, ठीक है। सो इसलिए ये जल्दी हिमोलाइज या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक। ओके, अब जो हिमोलिसिस थी इसमें इंक्रीज हिमोलिसिस हो रही है बिकॉज ऑफ द शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी। इसमें क्या होगा कि जो आपकी बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बिकॉज ज़्यादा हिमोलिसिस होती है, और कभी कभार ये ओवरलोड कर देती है हेपेटिक कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म को, मगर इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन होती नहीं है। इसीलिए इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ कॉन्जुगेशन भी हो रही है, ठीक है। ये सारी मैंने लिपिन कॉर्ड से आपकी डायग्राम ली है ताकि आपको आसान हो जाएगा पढ़ना जाके दोबारा। नॉर्मली वो लिवर की जो कैपेसिटी है, मैंने ट्रेन किया हुआ 3000 मिलीग्राम बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन बिलिरुबिन की 300 मिलीग्राम है, तो जब 3000 मिलीग्राम से ऊपर चली जाएगी तो फिर आपकी ऑन कॉन्जुगेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको सारा पहले बता चुकी हूँ। यूरोबायोलॉजी का भी मैकेनिज्म बता दिया है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस इन न्यूनेट? एक तो जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी होता है या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जो कि आपने नॉर्मली अपने घर में सुना होगा कि जो बेबी पैदा होता है समटाइम्स वो जॉन्डिस या पेल होता है, तो उसको क्या किया जाता है, सनलाइट में रखा जाता है ज्यादा देर तक। अगर किसी का छोटा बहन भाई आपने देखा होगा या किसी का नीस या नेफ्यू है कि वो थोड़ा बेबी पेल हो जाते हैं, लोग कहते हैं जॉन्डिस है, तो दैट इज अ जॉन्डिस ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जो कि मोर देन 50% ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज में होता है। इट इज जस्ट बिकॉज कि जो बेबी जो होता है इसका लिवर इमेच्योर होता है, ठीक है। मैंने कहा था कि बिलिरुबिन जो है व्हाट इज टू बिकम टू मेक लेस हार्मफुल इट हैज टू बी कंजुगेटेड। तो इसमें क्या होगा कि कंजुगेशन जो होगी ना लिवर की वो कम होती है इन बेबीज के अंदर। तो नॉर्मली जो लिवर है आपका 4 वीक्स के बाद जो है थोड़ा कंजुगेशन करना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है नॉर्मली 1 या 2 हफ्ते या समटाइम 3-4 हफ्ते के बाद ये खुद ही वीन ऑफ हो जाता है या कम हो जाता है, बिकॉज कि उस तरह आपको सनलाइट में रखा जाता है, उसमें भी ये होते हैं सनलाइट या ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी की सारी जो है ना जो कॉन्जुगेशन या जो आपकी बिलिरुबिन है इसको पास आउट होने में फ्रॉम द बॉडी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इसमें होता क्या कि मेटाबॉलिक क्या डिफेक्ट है, ग्लूकोनाइजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो यूजीटी एंजाइम है, उसकी नॉर्मली जो आपकी एक्टिविटी है वो लो होती है एट बर्थ, और तकरीबन 4 हफ्ते के बाद ये नॉर्मल एडल्ट लेवल में आ जाता है। तो उस दौरान ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स जो आपके ये भी डायग्राम आपकी वहीं से लिया है कि अगर आप इसको देखें प्री मेच्योर और फुल टर्म बेबी का, ये ब्लू लाइन फुल टर्म की है, मेच्योर की है। फुल टर्म और प्री मेच्योर के अंदर क्या है कि ऑब्वियसली इट विल लॉन्गर, सो टू दिस एक्टिविटी ऑफ यूजीपी टू कम टू द एडल्ट लेवल। सो इसलिए इस प्री टर्म बेबी में इनकी जो एक्टिविटी है वो कम होती है, और ये ज़रा बेबी अगर जॉन्डिस आता है तो इनका जॉन्डिस ज़रा लेट में ठीक होता है। बरकैफ इसके जो आपके जो नॉर्मल टर्म बेबीज हैं जो कि 36 weeks of gestation, around 38 weeks of gestation पे बेबी डिलीवर होते हैं, या 40 वीक्स पे टर्म पे डिलीवर होते हैं, तो वो बेबी जो होते हैं उनके अंदर यूजीटी एंजाइम जो है नॉर्मल एडल्ट लेवल रीच कर जाता है विद इन 4 वीक्स, और इनका जो है वो दोबारा से ठीक होता है, जॉन्डिस भी ठीक होना शुरू हो जाता है। जो आपकी जो प्री टर्म की होती हैं ये होती हैं सम टाइम इनकी सीरम बिलिरुबिन लेवल जो, इसलिए जो आपके टर्म बेबीज हैं उनकी 1 to 2 हफ्ते के बाद बिलिरुबिन लेवल नीचे आने लग जाती है खुद ब खुद, कभी कभार सनलाइट में रखने से, कभी कभार रिपीटेड ब्रेस्ट फीडिंग करने से ये बिलिरुबिन जो है ये पास हो जाती है। लेकिन जो आपके प्री मेच्योर बेबी होते हैं क्योंकि इनके ऊपर इन चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होता, और इनका बिल्कुल ही जो यूजीटी एंजाइम है वो लो लेवल पे होता है, इसलिए कभी कभार ये बिलिरुबिन लेवल टॉक्सिक लेवल अफेक्ट कर जाती अटेन कर लेती है, एंड इट कैन कॉज डिफरेंट कंडीशंस विच आर कॉजिंग डैमेज टू द ब्रेन, और इसको हम एनसेफलोपैथी भी कहते हैं बिकॉज ये ब्रेन को डैमेज करती है। और जो लेवल आपकी इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल कभी कभार इतनी एक्सीड कर जाती है 20 to 25 मिलीग्राम पर डीएल,
ठीक है, विच कैन इन बाइंडिंग ऑफ एल्ब्यूमिन से एक्सीड कर जाती है, और ये जो बिलिरुबिन है इट कैन कॉज हाई लेवल्स ऑफ दिस बिलिरुबिन कैन अफेक्ट द ब्रेन एंड दैट कैन लीड टू pathological condition which is called as connectors, which is also called the pathological jaundice. Do not mix this connectors the physiological jaundice of pregnancy. This is a pathological condition जिसमें bilirubin level बहुत ज़्यादा होती है 20-25 milligram, and it can cause damage the basal ganglia of the brain and can cause deafness, cerebral palsy or brain damage in some babies. ठीक है, so जैसे आपका, इसलिए इन बेबीज को या तो इनक्यूबेटर में रखा जाता है या फिर इनको, क्योंकि इनके अंदर न्यूनेटल जॉन्डिस अगर आप देखते हैं तो इसमें ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया और यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होती है। ठीक है, वाई? बिकॉज इनका ये जीपीजी सिस्टम है ये एक्टिव नहीं होता। इट विल टेक अबाउट 4 weeks to get in the system into activity। अब प्रीमेच्योर बेबी से पहले बहुत पहले पैदा हो चुके होते हैं अपनी डे से। ठीक है, इसलिए इनका बहुत ही लो रहता है और इनके अंदर कनेक्टर्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक, समटाइम्स ये होता है कि कभी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, आपकी मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, तो उसमें भी आपके जो आपकी ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी ज़्यादा होता है बेबी के अंदर, और जो कि फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से ही आपको आना शुरू हो जाता है। और उसको हम काउंटर करने के लिए या तो मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही, अगर कोई मदर आरएच नेगेटिव होती है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव होती है, उसको आरएच एंटीबॉडीज दे देते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज दे डोंट एक्ट एज सेल्फ एंटीबॉडीज इन द बेबी और वो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ना कर सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये फोटोथेरेपी दी जाती है। ये जो फोटोथेरेपी आइदर इन द फॉर्म ऑफ जो आप हॉस्पिटल में देते हैं इंक्यूबेटर के अंदर, या समटाइम्स आप वैसे भी डे लाइट सनलाइट से भी आप उसको फोटोथेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, और कभी कभार इनको फिनोबार्बिटोल ड्रग्स देते हैं जो कि बिलिरुबिन के मेटाबोलाइजिंग को इंड्यूस करती है, बिलिरुबिन मेटाबोलाइज होती है और स्क्रीट आउट होती है बॉडी से। इसी तरह समटाइम ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है, और कभी कभार बहुत रेयर केसेस में आप इनको फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस बिलिरुबिन। ठीक है, सो सम अदर जो नॉन हेमोलिटिक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने के कुछ और भी ये तो हेमोलिटिक रीजन से जिसमें आपकी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, लेकिन देर आर सर्टन जो मैंने आपको फर्स्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की जो रीजंस दिखाए थे उसमें एक हेमोलिसिस जो कि हमने पढ़ लिया। अब कुछ नॉन हेमोलिटिक रीजन भी हैं जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनती है। मतलब क्या है कि हेमोलिसिस नहीं हो रही लेकिन अनकॉन्जुगेशन नहीं हो रही है, तो जब कॉन्जुगेशन हो रही है तो फिर आपकी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगी। इसमें आपके कॉमन जो 2 डिजीजेज हैं, दीज आर द जेनेटिक एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में आपका एंजाइम डिफेक्ट है जो कॉन्जुगेट करता है। दिस इज राइगर निजार सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम। ये याद रखना है, राइगर निजार सिंड्रोम 2 तरह का होता है। जेनेटल नॉन हेमोलिटिक जॉन्डिस है जिसमें टाइप 1 जिसमें सीवियर जॉन्डिस होता है और टोटल एब्सेंस ऑफ ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। जब वो नहीं होगा तो कॉन्जुगेशन ही होगा, आपकी बिलिरुबिन बढ़ती चली जाएगी एंड देयर विल बी more than 20 milligrams per dl of bilirubin or severe jaundice, and it is usually felt that it is not compatible इन पे कोई फोटोथेरेपी कोई ड्रग कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, दूसरी टाइप है राइगर निजार सिंड्रोम टाइप 2 जिसमें माइल्ड लो कॉन्जुगेशन होती है लेकिन लो एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभार हाई डोजेज ऑफ फिनोबार्बिटोल या कभी कभार इसकी मजीद फोटोथेरेपी वगैरह की जाए तो ये थोड़ा बहुत इसकी बेहतरी हो जाती है। ठीक, द अदर रीजन अदर एबनॉर्मेलिटी इज गिलबर्ट सिंड्रोम जो कि हार्मलेस है। इसमें लो लेवल है ग्लूकोनाइज ट्रांसफरेज की डिक्रीज है और इसमें कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर्ड होता। नाउ अनकॉन्जुगेटेड जो जॉन्डिस है जिसमें आपका हेपेटोसेलुलर यानी कि हेपेटिक कॉजेज अनकॉन्जुगेटेड की समझ आ गई है तक आपको, जितने अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस क्या होता है। चलें पहले इसको रिपीट कर लें फिर हम आगे चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। बताइए बेटा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड राइज इन बिलिरुबिन? एनी स्टूडेंट? कौन कौन से कॉजेज है? एक हेमोलिसिस है और दूसरा नॉन हेमोलिटिक
राइज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। हिमोलिसिस में हमारे जितने भी रीजन जो कि ब्लड सेल्स की हिमोलिसिस करेंगे वो कौन कौन से हैं? ये सिकल सेल एनीमिया, शाबाश, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज, हेमोग्लोबिन, ठीक है। और उसके अलावा एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, ठीक, शाबाश। और जो नॉन हिमोलिटिक कॉजेज ऑफ एज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कौन कौन से हैं? निजार सिंड्रोम, जिसमें एक दो तरह का होता है, एक टाइप 1 है जिसमें बिल्कुल एंजाइम नहीं है, और एक टाइप 2 जिसमें लो एक्टिविटी। इस तरह गिलबर्ट सिंड्रोम भी है जिसमें आपकी लो एक्टिविटी ऑफ द ग्लूकोनाइज ट्रांसफरेज एंजाइम है, ठीक है। और ये हो गए आपके अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया के कॉजेस। इज क्लियर टू एवरीबॉडी? हेमोलिसिस एंड नॉन हेमोलिटिक कॉजेज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। समझ आ गई? बात समझ आइए कि नहीं? नहीं समझ आई? बोले, मैं बिल्कुल मान्य करती हूँ, बार बार पूछे, मुझे फर्क नहीं मैम पड़ता है। हीमोलिटिक और नॉन हीमोलिटिक में डिफरेंस दोबारा बता दें। हिमोलिटिक का क्या मतलब होता है? जो कि आरबीसीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक। तो हमने यस उसकी मैम, हिमोलिसिस की रीजंस पढ़ ली हैं। कुछ भी हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, कोई भी आपकी एंजाइम डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। एंजाइम का नाम मैंने बताया था। ये तो हो गए हिमोलिटिक रीजंस ऑफ हाइपर अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिया। अब आपके हैं नॉन हिमोलिटिक रीजंस, यानी कि हिमोलिसिस तो नहीं हो रही, कोई भी इनमें से कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ा प्रेजेंट, लेकिन फिर भी हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है? आगे कॉन्जुगेशन नहीं हो रही ना, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हमारे पास जेनेटिकली हेरिडिटरीली हमारे पास एंजाइम नहीं है। वो कौन सा एंजाइम नहीं है जो कॉन्जुगेट करता है? यूजीटी, ग्लूकोनाइजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। उसके दो तीन रीजंस हैं। या तो आपको क्या है वो, राइनेजार सिंड्रोम है या गिलबर्ट सिंड्रोम है, ठीक है। अब बात समझ गई? यस मैम। ओके, अब हम आते हैं हेपेटिक कॉज। हेपेटोसेलुलर could be any of the infections, viral hepatitis A, B, C, D, liver cirrhosis, infections, वो infection आ जाता है, inflammation भी हो सकती है, cholangitis हो सकता है, कोरियोकार्सिनोमा, सॉरी कोलेंजियोकार्सिनोमा हो सकता है, any drugs हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म इनहेलेशन, पैरासिटामोल, पॉइजन्स हो सकती हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो कि लिवर को करेंगी, अब वहाँ पे आपके लिवर के कॉन्जुगेशन, क्योंकि लिवर में कॉन्जुगेशन हो रही है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगी। तो दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। सही है? बात समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। मैम बहुत ही हल्का मैम आया। क्या बात समझ आई है बताओ? चलो, यही कि मैम अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस में हमारा लीवर में इंफेक्शन हो जाता है, कोई ड्रग आ जाता है जो उस एंजाइम की मतलब कि अगर डेफिशिएंसी कर देता है, जो कॉन्जुगेशन नहीं करवाने दे, तो उस अनकॉन्जुगेटेड का लेवल ज्यादा हो जाता है। बेटा देखो, एंजाइम की बात मैम नहीं मैं आपने करी, मैं इधर एंजाइम की बात ही नहीं करी, मैं मैं एनी ऑफ द इन्फेक्शंस ऑफ द लिवर, लाइक हेपेटाइटिस, कोलेंजाइटिस, कोलेंजियोकार्सिनोमा, सिरोसिस। तो इसका मतलब है कि मैंने एंजाइम की बात नहीं की है। एनी ऑफ द डिजीजेस ऑफ द लिवर, हाँ कॉन्जुगेशन होगी, लेकिन कॉन्जुगेट होके वो क्या होगा? कोलेंजाइटिस है तो वो आगे फ्लो नहीं करेगा, रिगर्जिटेट कर देगी बैक पे, ठीक है। इसीलिए हेपेटोसेलुलर में हमारे पास दोनों तरह की बिलिरुबिन जो है वो आ जाती है, समटाइम रिगर्जिटेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, लेकिन कॉन्जुगेशन होगी टू अ लेसर एक्सटेंट, मगर मोस्टली डिपेंड करता है कि रीजन क्या है आपका। जी बताइए बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं मैम कुछ नहीं। नहीं नहीं, पूछो पूछो। मैम यही बता कुछ नहीं थी। यही बताना था, चले एंड में भी दोबारा बताएंगे आप फिर एक तरह। इसमें डैमेज, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी मैंने लिखी हुई है। डैमेज टू द लिवर सेल, पेशेंट विद सिरोसिस और हेपेटाइटिस, ठीक है, they can cause unconjugated bilirubin level to rise in the blood, ठीक है, because of the decreased conjugation. conjugation हो रही है लेकिन to very less extent. अब क्या होता है कि urobilinogen is increased in the urine because
व्हाई दिस यूरोबाइलिनोजन इंक्रीज, बताइए। हाँ, बताइए क्यों हो रही है? Why this urobilinogen is increase in the urine? मैम के लिवर डैमेज हुआ है ना टिश्यू, तो इसकी वजह से आगे नहीं जा पाएगा, इंटेस्टाइन तक नहीं मैंने जा आपसे पाएगा। बताया था कि यूरोबाइलिनो मैम का जब हमने साइकिल किया था, मैंने कहा देयर इज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, याद है, मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। कुछ एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जा रही थी, कुछ किडनी में जा रही थी, याद है जब आपको पहला मैंने डायग्राम दिखाई थी, अगर आपको वापस लेकर आओ उस डायग्राम पे, ये वाली डायग्राम, तो ये यूरोबाइलिनोजन कुछ एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जा रही थी, और कुछ दिस यूरोबाइलिनोजन इज गोइंग इनटू द एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन लिवर के अंदर, और कुछ इज गोइंग इनटू द लिवर किडनी। तो जब आपके लिवर डैमेज होंगे तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में तो नहीं जाएगी ना, ये फिर नहीं जा सकेगी। तो क्या होगा, ये जो यूरोबाइलिनोजन बनी है ये कहाँ जाएगी? किडनी में जाएगी। ऐसा ही होगा ना, या नहीं होगा ऐसे? जो यूरिन में आई, यूरिन में आने के बाद ये क्या करेगी, यूरिन को आपके हाईली यूरोबाइलिनोजन आपके यूरिन में आना शुरू हो जाएगी, मैम ठीक है इसमें जो यूरिन होगा वो डार्क कलर का होगा, जी। ज्यादा डार्क कलर का यूरिन होगा इसमें। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? मिस वो कह रही है कि ज्यादा डार्क यूरिन हो जाएगा इस पर। यूरिन विल बी कंटेनिंग यूरोबाइलिनोजन, ठीक है। इसका जब हम एंड में फ्लो चार्ट दिखाऊंगी आपको, उसमें याद फिर समझ आएगी। लेट्स फिनिश डाउन, फिर मैं एंड में दोबारा इसको करते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, अब आपका ऑब्स्ट्रक्टिव, ये हमारा हेपेटोसेलुलर भी हो गया। अब हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव की बात आ गई, जो कि पोस्ट हेपेटिक है। एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर टू द इंटेस्टाइन विल बी रिजल्टिंग इन द ऑब्स्ट्रक्टिव और द पोस्ट हेपेटिक। तो मैंने आपको बता दिया था कि बाइल डक्ट की कुड बी ओवर प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन इज द रीजन। एक्स्ट्रा हेपेटिक और कोलिस्टेसिस का मतलब है कि लिवर के बाद जो आपकी बाइल ने आके इंटेस्टाइन में आना, वो नहीं आ सकती। तो होगा, कोई भी चीज़ अगर आपकी बाइल डक्ट को प्रेशर करेगी, बाइल ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, कोई बाइल स्टोन है, कोई आपके जो आपकी कोई ट्यूमर है हेड ऑफ द पैनक्रियास का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो बिलिरुबिन जो है कॉन्जुगेटेड होगी लिवर में, वो आपकी इंटेस्टाइन में नहीं आएगी, ठीक है। और इंटेस्टाइन में नहीं आएगी तो कॉन्जुगेटेड नहीं होगी बिलिरुबिन। तो जब बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में नहीं आएगी, बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं करेंगे, वो बिलिरुबिन में नहीं कन्वर्ट होगी, और वो बिलिरुबिन ने जाके अब यूरोबाइलिनोजन में कन्वर्ट नहीं होगी। यूरोबाइलिनोजन ने आपके जाके स्टूल को ऑक्सीडाइज होना था दोबारा स्टरकॉबिलिन। तब जब यूरोबाइलिनोजन ही नहीं होगी आपके इंटेस्टाइन में, तो स्टरकॉबिलिन नहीं बनेगा और आपका पेल ब्राउन कलर नहीं आएगा स्टूल का। तो इस सूरत में इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आपका जो डायग्नोस्टिक जो एक पॉइंट दे देते हैं वो आपके एमसीक्यू में, क्ले कलर स्टूल। क्ले कलर का स्टूल का मतलब है कि आपकी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हैजंट कम टू द इंटेस्टाइन, देयर वाज सम ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो, जिसकी वजह से आपकी यूरोबाइलिनोजन नहीं बनी इंटेस्टाइन में। जाहिर है जब कॉन्जुगेटेड बाइल आपके इंटेस्टाइन में नहीं आएगी, बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं कर सकेंगे, और वहाँ दोबारा उन्हें ग्लूक्रोनिक एसिड को हटा देना होता है और यूरोबाइलिनोजन बनानी होती है। जब यूरोबाइलिनोजन नहीं बनेगी तो वो आपके बैक्टीरिया के ऊपर उस पर एक्ट करके उसको स्टरकॉबिलिन में नहीं कन्वर्ट कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपके स्टूल जो होंगे वो क्ले कलर होंगे। यानी कि कहते हैं ना, वो जो एक जिसको हम मड मास्क जैसे कहते हैं, बाजारों में मिलता है, लड़कियां यूज करती हैं, या वो जो तख्ती पे पहले इस वक्तों में एक तख्ती हुआ करती जिसपे एक वो क्ले की जो बॉल रगड़ते थे और वो एक उसको पेंट करते थे, वो दैट क्ले आपने आम देखा है। इट इज जो आपका ये बहुत कॉमन चीज है, क्ले देखे वाइटिश सा पेल ग्रे सा कलर होता है। सो द स्टूल्स बिकम पेल इन कलर एंड कलर, व्हिच इज अ डायग्नोस्टिक साइन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक। नाउ इसमें क्या होता है कि जो लिवर के अंदर की कॉन्जुगेशन हो चुकी है बिलिरुबिन की, विच इज अ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, आपकी इंटेस्टाइन में नहीं आती, बल्कि वो रीगर्जिटेट करती है बैक से, और वो जो आपकी जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, ठीक है।
ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपकी ब्लड स्ट्रीम में आएगी, इट इज रेफर्ड एज यूरिनरी बिलिरुबिन, ठीक है। जो इसका एक और साइन भी आपका, अगर आपके पास एक रिपोर्ट आ जाती है उसमें आपके bilirubin is present in the urine, that means, and with a clay color stool, आपके दो इम्पोर्टेंट इसमें जो एक लैंडमार्क्स हैं आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, उसमें आपकी presence of bilirubin because of the regurgitation of this conjugated bilirubin into the bloodstream, and that will appear from the bloodstream to the kidney, and this bilirubin will give a dark color to the urine, and that will be due to the presence of urinary bilirubin, not due to the presence of urinary urobilinogen. Why? Because वो किडनी आपके इंटेस्टाइन में तो आई नहीं है, जब इंटेस्टाइन में नहीं आएगी तो यूरोबालिनोजन नहीं बनेगी, तो यूरोबालिनोजन विल बी एब्सेंट इन दिस केस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. बात समझ आ गई? अगेन मैम अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन में कैसे जाएगी? मैंने एंट्रोपेटिक की तो बात ही नहीं की, मैंने रीगर्जिटेशन की बात की. रीगर्जिटेशन क्या तो मतलब मैम ये है? लिवर से वापस चली जाएगी? बेटे लिवर में तो, लिवर के बाहर तो निकल ही नहीं रही है ना, वो आगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो लिवर के पीछे से बैक पे बैक रिगर्जिटेट कर जाएगी, ठीक है, into the blood, and from the blood it go to the kidney where it will be excreted out as a bilirubin and will give a dark color to the urine, ठीक है. So these are another two forms. This is Leuven-Johnson syndrome. Again there is a defect in the conjugation bilirubin into the bile. In the hepatic secretion of conjugated bilirubin into the bile, ये different है. राइगर-निजान सिंड्रोम में वहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं होती है, यहाँ कॉन्जुगेट हो गई है लेकिन वो आगे से वो बाइल में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर ये ब्राउनिश सा लिवर आपको मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. एंड देयर इज अ रोटर सिंड्रोम अगेन, जहाँ पे डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन इनटू द बाइल कैनालिकुलाई है, और इसमें कोई नहीं होता है ब्राउन पिगमेंट, क्योंकि ये there is a defect in the excretion of Bardet syndrome. So now we have estimation of bilirubin. estimate करते हैं, एक हम डायरेक्ट बिलिरुबिन जिसको हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं. कभी कभार आपको सवाल आ जाता है व्हाट इज डायरेक्ट बिलिरुबिन, तो डोंट कंफ्यूज. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट बिलिरुबिन है. और ये क्या है? जो कि कॉन्जुगेट हो गई है, वाटर सॉल्युबल एंड लेस हार्मफुल. Unconjugated bilirubin, it is indirect bilirubin and it is water insoluble and it is dangerous, and it is one of the reasons जो कि connectors वगैरह बच्चों में करते हैं pathological jaundice. And when we talk about total bilirubin, that means we are talking about both conjugated and unconjugated or direct. होता है कि there will be increase in the unconjugated bilirubin, urobilinogen होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कॉन्जुगेट होके आपकी इंटेस्टाइन में आएगी, वहां से वो आपकी इंटेस्टाइन से आपकी urobilinogen, urine urobilinogen will be there, and similarly urine bilirubin will not be there, fecal urobilinogen will be there because of the that is that globulin present होगा, उसकी वजह से. हेपेटाइटिस में आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बिलिरुबिन बढ़ी हुई होती हैं, और उसमें आपकी जो है यूरोबालिनोजिन भी डिक्रीज होगी, और दूसरी भी अगर आपकी छोटी माइक्रो ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपकी बिलिरुबिन भी रेज हो जाएगी, और जो कि आपकी urine में आएगी. fecal urobilinogen will be decreased as well because less conjugation because of the hepatic inflammation in the hepatic cells. And obstructive jaundice में which is direct conjugated bilirubin, total आपकी urobilinogen absent है, there will be presence of bilirubin in the urine, and fecal में आपके clay color stool होंगे because of the absence of this urobilinogen which is forming stercobilin, ठीक है. So that's all about the jaundice and the degradation of the heme. So any questions from today so that we can go back to डिजीज पढ़ी है रोटर सिंड्रोम और गिलबर्ट, लिपन कोड पे नहीं है? नहीं, ये लिपन कोड पे नहीं है, यहाँ में लिखी है. ओके मैम, ठीक है, पिछले चैप्टर से क्वेश्चन वो कल वाले टॉपिक. अभी आज वाला किसी का कुछ सवाल है करंटली टुडेज लेक्चर? मैम ये जो आपने लास्ट एक बाय वन बेटा. Ma'am, kindly do share the slides.
Okay, I will share the slides. Okay, any other questions? मैम ये जो लास्ट आपने दो बढ़ाए हैं ना डिजीजेस, रोटोन आई थिंक और पहले वाला वो काइंडली रिपीट करते हैं। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिस्टम है, दोनों जो डिजीजेस हैं, these are not related to the conjugation. These are the diseases which are caused due to the outflow of the bile. In the case of rotor syndrome, there is obstruction to the bile noduli, और जो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है उसमें भी आपकी जो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है उसके अंदर भी आपकी देयर विल डिफेक्ट इन द सिक्रीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द बाइल। सो जिसकी वजह से आपको सम टाइम ये एमसी आ जाता है, इसलिए मैंने एडप्ट किया हुआ है, और कभी कभार शॉर्ट नोट आ जाता है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम पे। सो इट इज एक्चुअली डायग्नोज ऑन हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द लिवर, क्योंकि वहाँ कॉन्जुगेशन हो गई है और लिवर के अंदर ही आपकी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पड़ी होगी जो कि लिवर को ब्राउन कलर दे देगी, बिकॉज आपको है कि येलो टू ब्राउन जो है बिलिरुबिन का कलर होता है। So that give a yellow color, a yellow to brown pigment in the liver, which is also called as melanin. ठीक है? So this is मैम ये हमने जैसे पहले पढ़ा था कि एक तो जो है ना वापस ब्लड में चली जाती है वाला, यानी कि इसमें जो है वो खाली लिवर में ही स्टे कर जाती है, यानी ना वापस किडनी वगैरह में जाती है ना नीचे आती है वही, जिसकी वजह से मैम इसमें हाँ बेटा, कुछ ये इतना जितना आपको रिक्वायर है ना उसमें यही है, बट बेसिकली होता ये है कि जब आपकी जब आउटडोर नहीं कर सकेगी तो रीगर्जिटेट करेगी ऑब्वियसली, फिर आपके यूरिन के अंदर भी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन, एंड ऑल स्टूल विल आल्सो बी क्लियर कलर। मगर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है इसलिए इनको इतना ज़्यादा डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्ट आएगा, इट इज़ मोर देन इनफ, थोड़ा बहुत आप उसमें से बुक में से मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर उसमें ओके कौन मैम, कौन सी चीजें थैंक यू। कहाँ ज्यादा हो रही हैं उस पे इतना फोकस नहीं, बिकॉज दीज आर दी रेयर कंडीशन। यू हैव टू एड्रेस, सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट चीजों को एड्रेस करना होता है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा है मुझे बताइए। आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा पढ़ा? आज के लेक्चर में हीम डिग्रेडेशन किया है हमने, मैम हम हीम डिग्रेडेशन पढ़ी है। हीम डिग्रेडेशन से क्या बना हमारे पास? बिलिरुबिन बनी, ठीक है? ऐसा ही है ना? हीम की ब्रेकडाउन से हमारे पास यस बिलिरुबिन आई है। बिलिरुबिन क्या करती है? जो कहाँ होती है हीम की डिग्रेडेशन, कहाँ पे होती है, कौन से सेल्स पे होती है? Hepatocytes में रेटिकुलर मैक्रोफेजेस। एंडोथेलियस किस तरह से होती है बेटा? किस तरह से होती है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ऑक्सीजनेज सिस्टम। पहले हीम बिलिवर्डिन में आती है, मैक्रोफेजेस। बिलिवर्डिन से फिर क्या बनती है? बिलिरुबिन बनती है, ऐसा ही है ना? यस ठीक है। और फिर ये बिलिरुबिन जो बनी है क्या क्या करती है? ये लिवर तक जाएगी, किस तरह जाएगी, किस तरह ट्रांसपोर्ट होगी? एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। एल्ब्यूमिन के शाबाश, साथ ये वेरी गुड, ठीक ट्रांसपोर्ट है। करता है और लिवर लिवर के में आके अंदर। बिलिरुबिन के साथ, लिवर में आके क्या होता है? कॉन्जुगेशन होती है विद कॉन्जुगेशन होती है, इसके साथ होती है ग्लूकुरोनिक बाय एसिड। द हेल्प कितने ऑफ होते हैं? दो यूजीटी। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड। तो क्या बनता है? डाइग्लूकुरोनाइड बनता है, ठीक है? बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड का कॉन्जुगेशन। एंजाइम कौन सा है? यूजीटी ग्लूकुरोनाइड बिलिरुबिन ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है? एंजाइम होता है। उसके बाद क्या होता है? लिवर के बाद ये कहाँ? इंटेस्टाइन इनटू द इंटेस्टाइन आता है। तो क्या होता है इस पर? यहाँ पर आके क्या होता है? और फिर वो बैक्टीरिया अटैक करते हैं और ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइनल क्या बनाती है? एंजाइम यूरोबैलिनोजन। करते हैं। तो ये क्या बन जाती है? यूरोबैलिनोजन, क्योंकि इसमें से ग्लूकुरोनिक एसिड जो है वो हट जाता है और ये क्या चली जाती है? इनटू यूरोबैलिनोजन। ये यूरोबैलिनोजन क्या करती है? इस पे अगेन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? ठीक है। ये जो यूरोबैलिनोजन यहाँ पे आप बनी थी, कुछ तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से वापस जाएगी और कुछ ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनीज में आएगी। किडनीज में आने के बाद ये आपके यूरिन को पेल कलर देती है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है बिलिरुबिन का जो हर इंसान में चल रहा है, ठीक है? अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज एलर्जीज आ जाती हैं या जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, कितनी तरह होता है जॉन्डिस? तो वो उसके हर चीज अपने लेवल जहाँ इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक वो चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है? कितनी तरह का जॉन्डिस होता है? 3 टाइप्स। क्या होती है 3 टाइप? क्या टाइप हेपेटिक होती है? और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक, हेपेटिक।
प्री क्या कौन प्री हेपेटिक में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिnemia होता है, ठीक है। क्या कॉजेज है इसके? हेमोलिसिस, नॉन हेमोलिटिक हाइपरबिलिरुबिnemia, ठीक है। नॉन हेमोलिटिक में हमारे पास राइगर निजान सिंड्रोम और दूसरा कौन सा था? गिलबर्ट सिंड्रोम। और हेपेटोसेलर जो आपका डैमेज है सेल्स को भी तो आपकी होगी ना, तो फिर ये आपका अनकॉन्जुगेटेड ही होगा ना हाइपरबिलिरुबिnemia। हेपेटिक जब आपकी इन्फ्लेमेशन टू लिवर सेल्स होगी तभी तो आपका अनकॉन्जुगेटेड ही होगा ना, ठीक है। फिर आपके हेपेटिक जॉन्डिस है, उसमें कौन कौन सी वजह हो सकती है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस? क्या हो सकते हैं? सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हो जाता है। सबसे पहले कॉमन बताते हैं बेटा, हेपेटाइटिस, इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस ए वगैरह, ए बी, ठीक है, सी, और उसके बाद गिलबर्ट सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हो सिरोसिस। गया, कोलिंजिटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर सेल, कुछ ड्रग्स हो गई हैं, पैरासीटामोल फॉर्म वगैरह, ठीक है। और जो आपकी ये जो आप CCL जो आपकी क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज करते हैं, पैरासीटामोल का सेम यूज है, ये भी आपके हेपेटिक सेल्स को डैमेज करता है और आपका हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की क्या क्या वजूहत हो सकती है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? क्या होंगी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द बाइल, गॉल तो क्या हो गया? गॉल ट्यूमर, स्टोन हो गया, शायद हो गया, ट्यूमर ऑफ द पेनक्रियाज हो गया, कोई भी कार्सिनोमा हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो आपके इंटेस्टाइन में नहीं सकेगी ना बाइल, ठीक है। तो तमाम आपका यूरोबाइलिनोजेनस सर्कोबिलिन का तो कुछ बनेगा ही, बल्कि आपकी तमाम कॉन्जुगेटेड बाइल रीगर्जिट करेगी बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जहाँ पे वो यूरिन में आएगी इन द फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है। सही है ना, ये वाली बात अभी बताई थी मैंने। और क्या समझ आई है? और और क्या वहीं समझ? पे क्ले कलर दे देता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का जो साइन है इंपॉर्टेंट है, क्ले कलर स्टूल एंड प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन द यूरिन, ठीक है। चलिए एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम ये ब्लॉक एग्जाम्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये था कि अभी क्लासरूम पे कुछ बेटा आप प्रैक्टिकल शेयर बाकी हुए थे। सिस्टम अपनी आवाज़ बंद करें तो हो जाएगा, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, बहुत एको हो रही है। आप बताएं मैम ये ऑडियो क्लास, जी। मैम मुझे ये कहना था कि जो कुछ प्रैक्टिकल शेयर हुए थे गूगल क्लासरूम पे, उसमें बेटा हमने मुझे क्या बिल्कुल आपकी बात की समझ नहीं आ रही है, आपकी बहुत रेजोनेंस है। मैम वो कह रही है कि ना जो प्रैक्टिस हमें गूगल क्लासरूम पे सेंड हुए हैं, क्या वो हमारे शामिल हैं वहाँ पे ब्लॉक के टेस्ट में? वो शमा आपको भी ऊपर अपलोड कर देगी, ठीक नहीं है, मिस आपके को ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो। उनके प्रिंसिपल्स याद करने हम लोगों ने बेटा जो मुझे नहीं समझ आ रही, आप रिपीट प्रिंसिपल करें। मैम वो कह रही है कि उनके जो आपने सेंड किए पिक्चर्स उनके प्रिंसिपल याद करने। वो आपको भी मिस शमा सारा इंफॉर्मेशन आप ग्रुप में ऐड कर देती है, मैम ठीक है, कल उनसे वाले मैं में कह से देती क्वेश्चन है मैम। हूँ। जी आप क्वेश्चन, अगर बाकी मैम क्लास जाना चाहती है तो यू कैन लीव द मीटिंग, जिसका सवाल है मैम वो बैठा है। रेट लिमिटिंग स्टेप एक दफा दोबारा बता दें। किसका? मैम रेट लिमिटिंग स्टेप। किसका बेटा? मैम रेट लिमिटिंग स्टेप। मुझे नहीं समझ आ रही बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड। मैम वो कह रही है रेट लिमिटिंग स्टेप बता दें। रेट लिमिटिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो कि डिसाइड करता है कि आगे फर्दर आपका रिएक्शन, आपकी वो चीज बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। ये सब मैम ये लीवर जो में होता है ना रेट लिमिटिंग स्टेप? इसका रेट लिमिटिंग फर्स्ट स्टेप ऑफ द हीम सिंथेसिस, जिसमें ग्लाइसिन मैम और मतलब सक्सिनेल को। ये कि सिर्फ ये लीवर में होगा रेट लिमिटिंग स्टेप? मैम क्यों? क्यों की जगह जो हीम बन रही है, मैम जो मैम आरबीसी में बन रही है, वो कोई और वहाँ पे कुछ और चीज बना रहा है उसको हीम लेकिन को। मैम हमने पढ़ा था, देखिए लीवर में मान पे बनती है और एरिथ्रोसाइट्स में कंटिन्यू कांस्टेंट चल रही होती है, जो वहाँ हीमोग्लोबिन बनना होता है। बेटा आपने जो मोटी बात है इम्पोर्टेंट याद रखनी है ना, रेट लिमिट स्टेप तमाम जितने भी बॉडी में वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहा होगा ना उसके लिए होगा, ठीक है। वो जरूर है कि ये जो आपकी जो है ये नहीं हो सकता कि आपकी कोऑर्डिनेशन तो फिर भी आपके रिथ्रोसाइड्स में भी हो रही है ना, ये तो नहीं कि हीम बनी जा रही है और आपकी ग्लोबिन बने चले जा रहे हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन किसी तरह तो मेंटेन हो रही है ना वहाँ पे भी। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोऑर्डिनेशन खुद से खुद कोऑर्डिनेटेड है,
वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें तो हैं, जितनी आपकी ग्लोबिन चेन उतनी आपको हीम चाहिए ना। हमारे पास ग्लोबिन चेन एक फिक्स Yes. नंबर में आती है, उतनी हमारी ग्लोबिन चेन और उतनी आपकी बनी है ताकि आपकी हीमोग्लोबिन हमने बनानी है। लेकिन लिवर में डिमांड Yes. चेंज होती रहे ना, ठीक है। Yes. लेकिन उस रेट मैम लिमिटिंग हैमिंग स्टेप को आप इफेक्ट इस तरह बता नहीं कर सकते कि आप रेट लिमिटिंग स्टेप को ये नहीं कह सकते कि वहां पे ऑटो पे चल पड़ी है, चली जाएगी, ठीक है। मैम हैमिंग इफेक्ट को एक दफा दोबारा बता दें, जो हीम पे हैमिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? जी, हैमिंग इफेक्ट हेमेटिड जो है ना बेटा, जब आपकी आयरन फेरस फॉर्म से फेरिक फॉर्म में चले, आपको फेरस फेरिक की कॉन्सेप्ट पता है ना। फेरस में दो वैलेंसी होती है आपकी, 2 होती है, इसका मतलब है कि दो जगह वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। और फेरिक आपका 3 होती है, वो 3 जगह अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। जो आयरन आपकी, जो हमारे पास हीम है, उसमें आयरन आपकी फेरस फॉर्म में, अगर ये फॉर्म चेंज कर लेगी तो हेमेटिन बन जाएगी, ठीक है। एंड दैट हेमेटिन एपोप्रोटीन उसका फायदा नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती। मैम दैट इज एपोप्रोटीन मतलब एपोप्रोटीन, ये ना लिपेनकोर्ट पे लिखी थी, व्हेन पोरफायरिन प्रोडक्शन एक्सीड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एपोप्रोटीन। मैम एपोप्रोटीन ओके बेटा, एनीथिंग अगर आपका कुछ बाकी रह गया हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, सो आई विल एड्रेस यू लेटर ऑन। मैम कैन आई तो आस्क अ क्वेश्चन? जी बेटा, यू कैन आस्क मी लेटर, बाकी करना चाहती है यू कैन आस्क मी ऑन फोन, ठीक है। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर ओके मैम, थैंक यू। ओके। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? आपका वो रहा है, कल किसी ने पूछा था मुझसे, वो मुझे याद था कि आप जो अल्फा और बीटा चेन्स का आपने पूछा था कि व्हाई देयर आर टू जीन्स एंड वन ऑन फॉर बीटा, ठीक है बेटा। इट इज जेनेटिकली ऐसा ही है, जब आपकी शफलिंग ऑफ जीन लोकाई होती है, उसमें आपकी अल्फा की 2 ही आती हैं उसके ऊपर, और आपकी बीटा की 1 ही आती है। तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। अल्फा ने बहुत सारी चीज़ों के साथ लगना होता है, जैसे कि गैमा के साथ लगेगी, डेल्टा के साथ लगेगी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन बनानी होती है। बीटा ने सिर्फ आपकी एडल्ट हीमोग्लोबिन बनानी है, सो दैट इज व्हाई it forms 2 alpha and 2 beta chain in adult hemoglobin. Okay, thank you so much, inshallah. And if anybody has any question, you can WhatsApp me on my number and I will reply. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.